नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहली बात होगी महाकुंभ को लेकर, जहां रेलवे की तरफ से महाप्लान तैयार कर दिया गया है। क्या है ये रेलवे का महाप्लान, क्योंकि भगदड़ जैसी जो स्थितियां बनी उसके बाद में अब उससे किस तरीके से लिया गया है सबक और क्या है प्रशासन की तैयारी, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है दिल्ली से जुड़ी, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बैठक की जा रही है और ऐसे में सीधे तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो इसका इंतजार अभी लगातार बरकरार है। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अली तौकीर शेख से जुड़ी, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और आईएसआई लिंक है। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो एमपी हैं और उनकी वाइफ यानी कि उनकी धर्मपत्नी वो भी इस पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की इन तीन प्रमुख खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहली खबर हो महाकुंभ से जुड़ी। जी हां, महाकुंभ में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद अब रेलवे प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं जिससे कि दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। लगातार यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है, बड़ी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी टीमों की तैनाती की गई है, प्लेटफॉर्म पर रस्सियां लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और भी कई सारे कदम उठाए गए। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बाकी कई राज्यों में रेलवे प्रशासन अलर्ट हो गया है, फिर चाहे बात बिहार की हो, बात मध्य प्रदेश की हो या फिर उत्तर प्रदेश की। इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने भगदड़ में फंसे यात्रियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 भी जारी किया है। कुल मिलाकर अलर्ट पर है इस वक्त रेलवे प्रशासन और किस तरह लोगों से की जा रही है अपील बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रेलवे प्रशासन के वो अहम कदम जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए हैं। एक नजर ग्राफिक्स पर। तो रेलवे की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है वो आपको बता रहे हैं। महाकुंभ जाने वालों की स्टेशनों पर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है, खास तौर पर जब शनिवार और रविवार हो तो उस दौरान हर कोई अपनी छुट्टी का जो समय है उनका शनिवार और रविवार का, वो उस दौरान महाकुंभ जाने का प्लान कई लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आई। देश भर में भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल भी लागू किया गया है। किस तरीके से इस वक्त क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, वो आपको बता रहे हैं। अफसरों को भीड़ नियंत्रण की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि अगर भीड़ वहां पर पहुंच रही है तो उसको किस तरीके से उस क्राउड को मैनेज किया जा सके। भीड़ की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अब किया जाएगा रेलवे की तरफ से, ताकि भीड़ की प्रॉपर निगरानी की जा सके। इसके साथ ही 60 स्टेशनों पर भीड़ के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र भी बनाए जाएंगे और ये परमानेंट स्थायी होल्डिंग क्षेत्र होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाकुंभ के लिए। इसके अलावा नई दिल्ली पर अगर हम बात करें तो 26 फरवरी तक प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है वो बंद कर दी है, यानी कि आपको नई दिल्ली प्लेटफॉर्म के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। जिन लोगों को यात्रा करनी है सिर्फ वही उस प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी महाकुंभ जाने वाली ट्रेनें। जो तमाम ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं महाकुंभ जाने के लिए, वो तमाम ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही आपको मिलेगी। स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती इस वक्त की गई है बड़ी संख्या में। और ऐसे में खासतौर पर अगर हम देखें तो ये मैनेजमेंट इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 139 भी जारी कर दिया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपात स्थिति बनती है तो वो व्यक्ति वहां पर 139 नंबर डायल करके रेलवे की हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, साथ ही रेलवे को जानकारी भी दे सकते हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, आपके पास में आना चाहेंगे, जिस तरीके से शनिवार को भगदड़ हुई उसके बाद में कहीं ना कहीं एक सबक लिया गया और कई सारे महत्वपूर्ण कदम इस वक्त रेलवे की तरफ से उठाए गए हैं, खासतौर पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने कि
क्राउड मैनेजमेंट के लिए भारतीय रेल पूरी तत्परता दिखा रहा है। और अगर पूरे भारतीय रेल के इतिहास पर अगर एक नज़र डालें तो भारतीय रेल का मूल मंत्र ही है सेवा भाव। और आज जब रेलवे के कई अधिकारियों से रेल भवन में बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो घटना घटी है उस घटना से सबक लेते हुए आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई होगी बशर्ते कि जांच रिपोर्ट जो है वो आ जाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट के लिए शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 1 हफ्ते तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को रोक दिया गया है। इसके अलावा भारतीय रेल ने यह सुनिश्चित किया है कि तमाम जो नई दिल्ली में जितनी भी रेलवे स्टेशंस हैं वहां पर एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जाएगी। उसमें जो दुकानदार हैं, कूली भाई हैं, मुसाफिर हैं या फिर जो वेंडर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी, यात्री सुविधाओं को टटोलने की कोशिश की जाएगी, मुसाफिरों से भी उनकी राय ली जाएगी। और इसके अलावा जो देश भर के 60 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं उनको चिन्हित किया जाएगा कि कहां पर सबसे ज़्यादा रश होता है। आम दिनों में भी आप देखते हैं कि मुंबई लोकल ट्रेनों में किस कदर भीड़ उमड़ती है। तो इस तरह से देश के 60 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित कर वहां पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। जैसा कि प्रयागराज जो मुख्य जंक्शन है वहां पर यह प्रयोग बखूबी किया गया है, वहां पर यात्री शेड परमानेंट बना दिया गया है। अगर आपको कानपुर के लिए गाड़ी पकड़नी है तो कानपुर का जो घेरा बना हुआ है उसी में मुसाफिर को रखा जाएगा। अगर आपको बनारस के लिए ट्रेन पकड़नी है तो बनारस के लिए जो घेरा निश्चित किया गया है उसी में आपको रखा जाएगा। और जब आपकी ट्रेन आएगी तो आपको सीधा प्लेटफॉर्म पर रेल कर्मी जो हैं वो आपको प्लेस करेंगे, आपको ट्रेन के अंदर बिठाएंगे। तो कमोबेश ये व्यवस्था भारतीय रेल को फेस्टिव सीजन में जैसे वो छठ और दिवाली के मौके पर करती रही है वो व्यवस्था उनको नई दिल्ली समेत दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर करनी होगी। चूँकि जो दिल्ली है ये संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर देश भर के लोग जो हैं आते हैं, अलग अलग भाषा बोली संस्कृति के लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए भारतीय रेल कमर कसकर तैयार हो रहा है कि बिल्कुल राजेश, कमर कस ली गई है और कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां की जा रही है। साथ ही जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी लगातार प्रशासन जो है अपील कर रहा है कि आप या तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप समय रहते ही स्टेशन पर पहुंचे, अन्यथा आप स्टेशन पर एंट्री ना करें, प्लेटफॉर्म पर आप ना जाएं, नहीं तो भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी के साथ अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जो लगातार प्रयागराज में जहां महाकुंभ इस वक्त चल रहा है वहां पर वो मौजूद है और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अश्विनी, अगर बात की जाए प्रयागराज की तो ये तो हमने दिल्ली की बात करी, लेकिन प्रयागराज में तो पूरे देश भर से कोने कोने से ट्रेनें पहुंच रही हैं, तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है? जी कृतिका, और साथ ही साथ मैं दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रयागराज में अभी भी श्रद्धालुओं का आना अनवरत जारी है। 53 करोड़ का आंकड़ा कल पार कर चुका था प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान का। आज जो है 12 बजे तक 75 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज की अगर तारीख की बात करें, कल गुजरे हुए दिन की बात करें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। ये मेला में प्रवेश का जो द्वार है एक तरीके से आप मान सकते हैं ये शहर की तरफ से है, जहां पर प्रयाग स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन और साथ ही साथ नैनी की तरफ से आने वाले, रामबाग की तरफ से आने वाले लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा आवागमन यहीं पर होता है। रेलवे की जैसे बातें राजेश कर रहे थे, अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। कल 388 ट्रेनों का परिचालन अकेले प्रयागराज से किया गया है और तकरीबन 18.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं का आवागमन रेलवे के जरिए हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जब करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं तो एकमात्र जरिया लोगों की सुरक्षित आगमन और सुरक्षित निकासी का रेलवे ही होता है। अभूतपूर्व इंतजाम रेलवे ने किया है, अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम है, अभूतपूर्व स्वच्छता का इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं, पूरा का पूरा मेला जो है वो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। तो इन गाड़ियों को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो अब तक का आयोजन है, अब तक के चाहे कुंभ के इतिहास को देखें, चाहे भारत के आयोजनों के इतिहास को देखें, दिव्य, भव्य, डिजिटल, डिवाइन, ये शब्द कहीं ना कहीं छोटे पड़ रहे हैं। अभूतपूर्व कहा जा सकता है, अविस्मरणीय कहा जा सकता है, अनिर्वचनीय कहा जा सकता है, अद्भुत कहा जा सकता है। और साथ ही साथ ऐसा कि अब तक के जो कुंभ है, आने वाले वर्षों के भी जो आयोजन होंगे उनके लिए भी एक बेहद यादगार होगा, वर्तमान पीढ़ी के लिए यादगार होगा। और निश्चित तौर से देखिए, सुव्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से आवागमन
श्रद्धालुओं का प्रस्थान लगातार जारी है। श्रद्धा का ये पूरा का पूरा केंद्र हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये तांता नहीं टूट रहा है 13 जनवरी से लोगों का। और हम अगर समय रहेगा तो लोगों की टिप्पणी भी आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और किस तरीके से वो अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी और साथ ही राजेश राज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देखें तो रेलवे प्रशासन की तरफ इस वक्त अलर्ट मोड पर है। और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में सीएम पद के लिए कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव के नतीजे को आए हुए 9 दिन हो चुके हैं और हर किसी को इंतजार है दिल्ली के सीएम चेहरे का। हालांकि इसको लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। सीएम पद के लिए नए नए चेहरे भी हर रोज सामने आ रहे हैं। तो वहीं आज दोपहर बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें शपथ ग्रहण की तैयारियां, सिटिंग अरेंजमेंट और गेस्ट लिस्ट, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और इस बैठक में विनोद तावड़े और तरुण चुग भी मौजूद रहेंगे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक भी होनी थी, लेकिन अब वो मंगलवार को यानी कि कल होगी। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर किसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी में मोहर लगती है। क्या किसी महिला को पद की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर सिख चेहरे को कमान दी जाएगी, या फिर कोई ऐसा नाम निकलकर सामने आएगा जिसको लेकर हर कोई हैरान हो जाएगा। सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है, करेंगे चर्चा। उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं आज के पूरे अपडेट पर। तो आपको बता दें सीधे तौर पर दिल्ली बीजेपी की आज ये अहम बैठक है और काफी अहम ये बैठक, और बैठक में सीधे तौर पर शपथ ग्रहण को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं उनको लेकर इसमें चर्चा होगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बैठक में कई लोग मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कौन कौन लोग इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण किस जगह पर होगा, किस तारीख को होगा, गेस्ट कौन कौन से होंगे, किस तरीके की तैयारियां रहेंगी, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। हालांकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कई सारे नाम जो है मुख्य तौर पर चल रहे हैं बाजार में इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हमने इससे पहले कई बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में से ऐसा कोई नया नाम निकलकर सामने आता है जिसको लेकर कहीं ना कहीं हर कोई हैरान हो जाता है, फिर चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या दिल्ली में भी ऐसा कोई नया नाम निकलकर सामने आएगा जो सबको हैरान करेगा। और इसी के साथ अगर हम देखें तो शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर ये इस वक्त बैठक आज की जाएगी और इस बैठक में सीधे तौर पर हम देखें तो चर्चा होगी शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर, गेस्ट लिस्ट को लेकर। विनोद तावड़े और तरुण चुग इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी। तमाम तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन आखिर शपथ ग्रहण में सीएम पद की शपथ कौन लेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो कहीं ना कहीं चुटकी लेती हुई नजर आई हैं। नई सरकार के गठन पर किस तरीके से चुटकी ली है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। तो सीधे तौर पर आतिशी कह रही है कि कई दिन बीत चुके हैं नतीजे आने के बाद में, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास में सीएम चेहरा नहीं है। हालांकि सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है, चर्चाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन अगर हम एक तो दूसरी तरफ से देखें तो शपथ ग्रहण अभी हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही जो चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर निकल कर सामने आया था, यमुना नदी का मुद्दा, यमुना की सफाई का मुद्दा, उस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी काम करती नजर आ रही है। दरअसल 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां यमुना की सफाई और आरती की ये 2 तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है, सीएम पद की अभी शपथ नहीं ली गई है, नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यमुना नदी की सफाई का जो काम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। तो ये पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यमुना की सफाई की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वादा किया गया था कि हम सत्ता में आते ही सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि यमुना मैया की सफाई अच्छे से की जाए, रोज आरती वहां पर की जाए।
तो पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि यमुना की आरती वहां पर की गई है और वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं इस आरती में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से हम देखते हैं हरिद्वार में जो मां गंगा के घाट है वहां पर जिस तरीके से आरती होती है, कहीं ना कहीं उसी तरीके का नजारा दिल्ली में यमुना नदी का भी देखने को मिला है और वहां पर घाट पर आरती की गई। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें, लेकिन कुल मिलाकर बात अभी भी वही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। नई सरकार का जब गठन होगा तो किस किस को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, इस पर सस्पेंस अभी लगातार बरकरार है। हालांकि कल विधायक दल की अहम बैठक भी होनी है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का, शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बाजार में नाम जो है वो कई सारे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है और दिल्ली वासियों को इंतजार है कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, तीन चीजें तो तय हो गई हैं कि विधायक दल की बैठक कब होगी, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और शपथ ग्रहण समारोह कहां होगा। दो मैदानों पर चर्चा हुई थी, अंबेडकर मैदान और रामलीला मैदान, और अंतिम तौर पर रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और वहां पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो यानी बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापस आने जा रही है और मुख्यमंत्री जो बीजेपी का होने जा रहा है और उसका मंत्रिमंडल, वो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो वहाँ पर अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे और उसके लिए एक पूरी गेस्ट सूची बनाई जा रही है। वो तैयारी हो रही है और उन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें जो दो महासचिव हैं तरुण चुग और विनोद तावड़े, वो भी मौजूद रह सकते हैं। तो अब चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि कब शपथ ग्रहण होने जा रहा है, कब बैठक होने जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और एक और सवाल होता है मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान या विधायक दल के नेता के नाम के ऐलान से पहले कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है। ये बीजेपी की एक परंपरा है, तो उनके ऐलान का भी नहीं किया गया नाम, वो शाम तक ऐलान किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कई जो चेहरे हैं वो तो दौड़ में या फिर चर्चा में हैं ही, उनका जिक्र तो हम कई दिनों से कर ही रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इससे पहले हमने कई बार देखा है, कई मर्तबा हमने ये चीज देखी है कि खबरों में जिस व्यक्ति का नाम होता है, मुख्यमंत्री की रेस में जिस व्यक्ति का नाम होता है, जब मुख्यमंत्री का ऐलान होता है तो वो एक अलग ही नाम निकलकर सामने आता है और उस नाम को लेकर हर कोई हैरान होता है। तो क्या दिल्ली में भी वही चीज हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें एक विचार विमर्श के बाद नाम सामने आता है। दरअसल जो चेहरे पहले से ही चर्चा में होते हैं, मीडिया उनके नाम को अक्सर दौड़ में बताकर चला देता है, जबकि वास्तव में वो दौड़ में कहीं होते ही नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो नाम चर्चा में या जो चेहरे चर्चा में होते हैं, उनके नाम का वास्तविक तौर पर ऐलान नहीं होता। बीजेपी में एक परंपरा है, सभी से चर्चा के बाद अंतिम तौर पर नाम तय किया जाता है। देखिए, ये कहना कि जो नाम चर्चा में है उनमें से कोई नाम ऐलान नहीं होगा, ये उस तरह से, इस पर एक तरह से हम गारंटी के साथ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी की एक आंतरिक प्रक्रिया है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि एक चर्चा पूरी हो चुकी है, यानी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर विचार विमर्श का दौर शीर्ष नेतृत्व में हो चुका है और वो विधायकों से हो, इसको लेकर एक सहमति बनी है। अब वो कौन हो सकता है, ये नाम एक तरह से दौड़ में और चर्चा में तो बहुत सारे नाम हैं, प्रवेश वर्मा हो, विजेंद्र गुप्ता हो या बाकी नाम हो, रेखा गुप्ता हो, लेकिन अंतिम तौर पर कौन मुख्यमंत्री के तौर पर नाम ऐलान होगा, वो अभी उस पर सस्पेंस है। शैलेंद्र, एक सवाल और आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि चुनावों के दौरान जो मुद्दा था सबसे ज्यादा गर्म, वो था यमुना नदी का मुद्दा, और बीजेपी की तरफ से अगर हम देखें तो अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले यमुना के मुद्दे पर काम शुरू हो चुका है। यमुना नदी की सफाई भी हो रही है, दूसरी तरफ आरती भी की जा रही है। देखिए, यमुना सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है और बीजेपी के लिए एक भावनात्मक मुद्दा भी रही है। इसीलिए बीजेपी के नेता, आप याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल को उनका वादा याद दिलाने के लिए वीरेंद्र सचदेवा डुबकी लगाने गए थे और वहाँ का पानी कितना गंदा था, उससे वो साफ तौर पर सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने
आतिशी ने वो वादा पूरा नहीं किया था, जी। इस वादे के साथ वो सत्ता में आए थे। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी प्राथमिकता यमुना सफाई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र जब दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल हुई थी, बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में अपने संबोधन में कर चुके हैं। और एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, सब जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है कि यमुना नदी को साफ करना, लेकिन उस चुनौती को बीजेपी का कहना है कि उसने स्वीकार किया है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और हमने देखा कि आप देखें कि अब उस पर एक पहल भी शुरू हो गई है, जबकि अभी औपचारिक तौर पर नई सरकार ने सत्ता भी नहीं संभाली है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जैसे ही सीएम के नाम का ऐलान होता है तो सबसे पहले बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलपर्न से जुड़ा हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। असम सरकार ने कैबिनेट की बैठक में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर एफआईआर नहीं करने का फैसला लिया था और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया था, जिसके बाद अब अली तौकीर शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। दरअसल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तानी शख्स अली तौकीर शेख से संबंध होने का आरोप है। पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार है अली तौकीर शेख, जिन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के मामलों में दखल देने की कोशिश की है। असम कैबिनेट का कहना है कि तौकीर पाकिस्तान सरकार से जुड़ा रहा है और CDKN और LEAD पाकिस्तान नाम के 2 संगठन भी चलाता है। अब इसमें एलिजाबेथ कोलपर्न गोगोई भी हिस्सा थी। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त ग्राफिक्स पर। तो आखिर कौन है अली तौकीर शेख? सबसे पहले वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिक हैं अली तौकीर शेख, जिन पर एफआईआर इस वक्त दर्ज की गई है और साथ ही एलिजाबेथ गोगोई के भी बॉस रह चुके हैं। एलिजाबेथ गोगोई हैं गौरव गोगोई की पत्नी, जो कि MP भी हैं, और इसके साथ ही कांग्रेस MP गौरव गोगोई की पत्नी है एलिजाबेथ, और उनके अगर हम देखें तो बॉस रह चुके हैं और कहीं ना कहीं यही कनेक्शन इनका सामने भी आता है। LEAD संस्था के संस्थापक, निदेशक और पूर्व मुख्य कार्यकारी भी हैं, जिसको लेकर असम सरकार की तरफ से कहा भी गया था। पाकिस्तान समेत कई एशियाई देशों में ये NGO जो है वो लगातार काम करता है। पाकिस्तान समेत कई सारे ऐसे एशियाई देश हैं जहां पर ये काम हो रहा है। पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित समितियों में काम किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये पूरा संगठन है उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के योजना आयोग के स्थायी सलाहकार भी हैं अली तौकीर शेख। फिलहाल एफआईआर की बात कही गई है और एफआईआर कर दी गई है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कमल बोरा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका। कमल, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास असम सरकार की तरफ से? जहां एक तरफ हम देखें तो गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को एफआईआर से तो राहत मिल गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तानी नागरिक पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। जी देखिए, आज ही आप जिस तरीके से बता रहे थे, आज ही अली शेख के विरुद्ध एक एफआईआर लॉन्च किया गया है। वो UAPA एक्ट के तहत ये जो एफआईआर लॉन्च किया गया है CBI में, और इसका ये एफआईआर का एक ही मकसद है। देखिए, जो अली शेख है वो पाकिस्तान के कई सारे उच्च पद, मतलब बड़े बड़े पदों में वो रह चुके हैं। पाकिस्तान सरकार के खास एक व्यक्ति माने जाते हैं। और हाल ही में ये जो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो बताया है कि हाल ही में कुछ ही समय पहले ही उन्होंने भारत के विरुद्ध कई सारे कमेंट भी किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति है, वो खासकर एलिजाबेथ गोगोई जो है गौरव गोगोई की पत्नी, वो उनसे जुड़े हुए थे। तो एक बात सामने भी आ रहा है कि हिमंत बिस्वा का ये भी कहना है कि कुछ ही समय पहले गौरव गोगोई ने सांसद रहते हुए डिफेंस के साथ जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण सवाल भी संसद में उठाए थे। क्या ये सवाल का जो भी जवाब मिला होगा, क्या ये जवाब एलिजाबेथ के द्वारा पाकिस्तान सरकार को भेजा गया है, ये एक देखने वाला मुद्दा है। तो इसी को तहकीकात करने के लिए भी एक पहल शुरू किया गया है। और अली शेख के खिलाफ ये एफआईआर नहीं है, अली शेख के साथ जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको भी इस जो इन्वेस्टिगेशन होगा आने वाले दिनों में उन पे इसको लाया जाएगा। क्योंकि ये देखना होगा क्या ये जो अली शेख जो कमेंट किया है और उन्हीं के साथ ही जो भारत के कोई अगर व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो उनके क्या ये भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ ये क्या मुद्दा हो सकता है? क्या भारत की सिक्योरिटी के क्या इशू हो सकता है? क्या इस चीज को देखने के लिए ही ये पहल असम सरकार के द्वारा किया गया है। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये देखने लायक होगा कि भारत सरकार किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं और ये केस को कहाँ तक लेके जाते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो फिलहाल अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में कार्रवाई भी लगातार हो रही है और एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन वहीं गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को एफआईआर से राहत सरकार की तरफ से दे दी गई है। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।